हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और हम लोग यूनिट 8 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। जितना हो सकता है उतना ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ा देंगे और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की घटना किससे संबंधित है? तो हम पढ़ाए होंगे रेडियो एक्टिव की जो घटना है, याद करिए आप लोग, ये किससे संबंधित था? तो न्यूक्लियस के क्षय से। याद करो, रदरफोर्ड पढ़ाए थे, मैडम क्यूरी बताए थे, ये सब इससे रिलेटेड था, रेडियो एक्टिव विखंडन से। तो ये घटना किससे संबंधित है? तो बाबू आपका हो जाएगा न्यूक्लियस के क्षय से, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसी को विचलित किया जा सकता है जिसमें आवेश हो, यानी कि वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, मतलब कोई आवेश हो। तो याद करिए, अल्फा कण जो आपका है, अल्फा, ये आपका कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और कलर कौन ले लें? हाँ, अब बीटा जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और गामा जो होता है ये चार्ज नहीं होता है, ये एक प्रकार का कौन चीज है? फोटोन है, यानी एनर्जी है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है? तो जिसमें चार्ज है, यानी कि इस दोनों को विचलित किया जा सकता है, ए और बी दोनों को। याद रखिएगा, उसी को विचलित किया जा सकता है जिसमें चार्ज हो। क्लियर है? और चार्ज नहीं वाले, याद रखिएगा, जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, आप लोग को यही सोचना है, विद्युत चुंबकीय तरंग टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। आप लोग पढ़े होंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। ये जो टोटल 7 हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, तो ये जो सातों है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ये आवेश रहित है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। पढ़े होंगे ये सातों विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? उम्मीद करें। तो देखिए बाबू, ये गामा रे तो विद्युत चुंबकीय तरंग था, यानी इसमें आवेश नहीं है, बाकी ये दोनों है आपका चार्ज, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, इसके द्वारा विचलित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हटाना होगा। देखिए आज दूसरा सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक एएमयू समतुल्य है। एक एएमयू समतुल्य है, तो आप लोग पढ़े होंगे, एक एएमयू बराबर होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या बाबू? kg, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? तो आप लोग पढ़े होंगे, मूल कण कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मूल कण कौन नहीं है? अल्फा मूल कण नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणाज होते हैं। याद करिएगा, आप लोग बोर का मॉडल पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे कि परमाणु केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा? ए, h/2π। कोई दिक्कत? कितना ऑप्शन नंबर है? ए चल जाएगा, h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कण तेजी से चलने वाला। देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम का समय है बाबू। तो बीटा कण जो है वो तेजी से चलने वाला कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन। यहीं पे अगर बीटा कण की जगह अल्फा कण पूछ देता तो याद रखिएगा ये हीलियम है। बीटा कण पूछ देगा तो इसका तुलना किया गया इलेक्ट्रॉन से, और गामा पूछ दे तो ये फोटोन है, यानी ऊर्जा है। ठीक है, ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, किसको क्या मानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि ये क्वेश्चन है एक्स, ये क्वेश्चन है बाबू आपका कि क्वेश्चन पूछा है x 88 और 226। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए। सबसे पहले देखिए, आपको प्रोटॉन निकाल लेना है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है और न्यूट्रॉन निकाल लेना है। याद रखिएगा, प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं
परमाणु संख्या यानी जेड। और याद करिए ई जो लिखा होता है जेड लिखा होता है और ऊपर में जो लिखा रहता है ए रहता है, यानी द्रव्यमान संख्या होता है। तो पी बराबर जेड बराबर कितना दिया है, 88 दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ए माइनस जेड, यानी ये दोनों का अंतर। तो 226 में 88 जाएगा तो आपको मेरे ख्याल से 138 न्यूट्रॉन मिलेंगे। और ए का मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या 226। देखिए ऑप्शंस में किस टर्म में दिया है, तो ये फोटोन लिख दिया, ये सब प्रोटॉन है। 138 इलेक्ट्रॉन 88 प्रोटॉन, 138 न्यूट्रॉन 88 प्रोटॉन, 226 न्यूट्रॉन 138 इलेक्ट्रॉन, 226 प्रोटॉन 88 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन 138 इलेक्ट्रॉन 88 है, यानी ये ऑप्शन गलत है। अगला न्यूट्रॉन 138, न्यूट्रॉन का है बाबू, न्यूट्रॉन 138 सही है। अगला प्रोटॉन 88, प्रोटॉन यानी पी 88, यानी कि इसका दोनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन 226, न्यूट्रॉन 226 नहीं है, ये गलत है। प्रोटॉन 226, प्रोटॉन तो 88 को है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंग के दृश्य भाग में पड़ती है। कौन भाग में पड़ती है बाबू, दृश्य भाग। याद करिए हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि 5 श्रेणी है। पहला श्रेणी जो पढ़ाए होंगे लाइमन, दूसरा पढ़ाए होंगे बाल्मर, तीसरा पढ़ाए होंगे पासन, चौथा पढ़ाए होंगे पीफंड, लाइमर बाल्मर पासर पीफंड, और एगो हम आप लोग को पढ़ाए होंगे ब्रैकेट। लाइमर बाल्मर पासर ब्रैकेट पीफंड, ब्रैकेट ब्रैकेट पीफंड। तो पहला जो लाइमन है ये आपका पड़ता है परावैगनी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, परावैगनी। दूसरा जो बाल्मर है ये पड़ता है दृश्य प्रकाश, और ये तीनों जो हैं वो पड़ते हैं अवरक्त, यानी कि ये पड़ते हैं अवरक्त। ये लाइमन परावैगनी में, बाल्मर दृश्य में, पासर ब्रैकेट और पीफंड ये पड़ते हैं अवरक्त में। तो पूछ रहा है दृश्य प्रकाश में कौन पड़ती है, तो दृश्य प्रकाश में कौन पड़ती है, बाल्मर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, ए चला जाएगा। कोई दिक्कत, ये तीनों याद रखिएगा कि परावैगनी लाइमन में, दृश्य बाल्मर, अवरक्त में, पासन ब्रैकेट और पीफंड। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10 का घात -11 मीटर है। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, हम आपको पढ़ाए होंगे कि आर बराबर फॉर्मूला पढ़ाए होंगे n² r, याद करिए। तो बाबू n का मतलब दूसरी कक्षा का पूछा है, और जो पहली कक्षा की जो त्रिज्या है फर्स्ट वाला आर वाला वो दे रखा है, कितना दे रखा है 5.3 × 10⁻⁻11। तो देखिए रिजल्ट हो जाएगा 4 × 5.3 × 10⁻⁻11। तो गुना कीजिए, 4 × 12 हासिल 1, 5 × 20 और 21, यानी 21.2 × 10⁻⁻11, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.12 × 10⁻10, यानी कि 2.12 एंगस्ट्रॉन। 10⁻⁻10 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉन। तो कौन ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर बी आपके ऑप्शन है। तो याद रखिएगा जब भी आपको दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n² r। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n² r। ठीक है, n² मतलब जोन कक्षा में पूछ रहा है, r मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता मैक्सिमम होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भेदन क्षमता जो सबसे मैक्सिमम, यहाँ क्या क्या ऑप्शंस दिया है, एक्स-रे, बीटा रे, गामा रे, कैथोड किरण। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है कौन रे की होती है, गामा रे की होती है। ठीक है, और उसके बाद किसकी होती है, बीटा की, उसके बाद होती है अल्फा की। उम्मीद करेंगे सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, क्वेश्चन अधूरा है बाबू, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, आपको पढ़ाए थे बाबू, इस तरह का क्वेश्चन आया था n² r। तो n मतलब दूसरी कक्षा की स्क्वायर इंटू r, यानी कि 4r। ऑप्शन है, ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब n 740 नाभिक पर, जब n 740 नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है
तब प्राप्त परिणामी नाभिक C614 हो तो उत्सर्जित कण क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि N है 714, इससे बमबारी किससे किया गया है? तो न्यूट्रॉन से। तो आप लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का होता है N01, तो इसको बमबारी कराएं तो उसको मिला क्या? C614। और यहाँ बगल में पूछ रहा है ये क्या होगा? X। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 7 है और 0 है, यानी 7 है, यहाँ 6 है, यानी कि 1 दे देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा नीचे। ऊपर देखिए 14 और 1 15 है, यहाँ केवल 14 यानी 1 दे देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यानी X11 ये क्या होता है बाबू? ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तो ऑप्शन क्या चल जाएंगे आपके? ए चले जाएंगे। कोई दिक्कत है बताइएगा? उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। तो 1 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट, बीटा कण तेजी से चलने वाला। कुछ देर पहले पढ़ाई थे बीटा कण विक्षेपित होगा, तो बीटा कण पहले बताइए कैसा चार्ज है? तो बीटा आपको पढ़ा चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज है। बीटा कण कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अल्फा पॉजिटिव है, तो अगर किसी में चार्ज है तो पक्का वो किससे विक्षेपित होगा? तो भैया वो विक्षेपित होगा विद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों। ठीक है। 14 नंबर, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है? तो आपको पढ़ाए थे भेदन क्षमता सबसे ज्यादा जो होती है किसकी होती है? याद करो, गामा का पढ़ाए थे, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा, लेकिन गामा नहीं है। यहाँ एक एक्स किरण है, तो याद रखिएगा जब एक्स किरण भी ऑप्शन में है तो सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता चला जाएगी वो किसकी चला जाएगी? एक्स किरण की। किसकी चल जाएगी बाबू? एक्स किरण की। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आवेश रहित है? आवेश रहित का मतलब किसमें आवेश नहीं है? तो याद करिए आपको पढ़ाए थे अल्फा में तो पॉजिटिव है, बीटा में नेगेटिव है, फोटोन ऊर्जा है, प्रोटॉन में भी तो आवेश है, प्रोटॉन आवेश है बाबू। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? सी, ये आवेश रहित है, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो याद करो ब्रैकेट, पी फंड और आपका पी फंड, ब्रैकेट और हम्पिस, ये सब श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। कौन नहीं पड़ती है? तो आंसर चल जाएगा लाइमन, क्योंकि आपको पढ़ाई थे लाइमन श्रेणी जो है वो प्रावेगनी के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चल जाएगी आपकी? लाइमन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी दूसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी? याद करो ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया है। तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर वो पढ़ा है -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको पूछा दूसरी कक्षा की, दूसरी कक्षा का मतलब हो गया -13.6 बटे 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 बटे 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपनी प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है इसे क्या कहते हैं? तो भैया आधी हो गई तो इसे क्या कहेंगे? अद्र आयुकाल बोलेंगे। कौन काल बोलेंगे? अद्र आयुकाल। आधी हो गई तो कौन काल बोलेंगे? इसको अद्र आयुकाल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा? तो आप लोग को पढ़ाए थे कि पहली कक्षा में घूमेगा। अब पहली कक्षा में जो संवेग होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, किसी नमूने में परमाणु क्रमांक 2 है। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया कि आपको दे रखा है Z का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। द्रव्यमान संख्या A वो A ही है, तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? A - Z। A का A माइनस Z की जगह 2, A - 2। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। इट्स योर करेक्ट ऑप्शन। 20, 21, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित। याद रखिएगा क्वेश्चन जब भी आए तो आप आराम से मार देंगे। इसके रैखिक संवेग भी संरक्षित रहता है, कुल आवेश भी संरक्षित होता है, कोणीय संवेग संरक्षित। आंसर चल जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बाबू? याद कर लीजिएगा, सतत होता है। इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत। ठीक है। नेक्स्ट, नाभिक का घनत्व कितना होता है? याद करो, लिखवाए होंगे क्लास में आप लोग को। नाभिक का जो घनत्व पढ़ाए होंगे वो पढ़ाए होंगे 2.29 × 10⁻17 kg/m³। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी। 23 हो गया। 24, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सही है? तो बाबू आप लोग यहां ध्यान से देखिएगा,
कि कौन सही है। पहला आद्र आयु काल बराबर क्या लिखा है, मतलब आद्र आयु काल और औसत आयु में से रिलेशन पूछा है। तो आप लोग याद करिए, हम लोग पढ़े हैं टी हाफ बराबर पढ़े हैं 0.693 बाय लेमडा और टी एवरेज बराबर पढ़े हैं 1 बाय लेमडा। बोलो हाँ या ना। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा लिख सकते हैं इसको, यानी कि 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, टी एवरेज। यानी कि अगर आप इस रिलेशन को देखें तो देखिए टी हाफ बराबर हम लिख सकते हैं 0.693 और टी एवरेज। बोलिए हाँ या ना। तो टी हाफ बराबर देखिए मतलब आद्र आयु काल बराबर 0.693 इंटू कौन आयु, टी एवरेज मतलब औसत आयु। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है। तो आप लोग को एवरेज के केस में पूछा है, तो अभी तो पढ़ाए थे टी एवरेज बराबर होता है 1 बाई लेमडा, यानी ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर की आवृत्ति की शर्त है। तो बाबू बोर की अवधारणा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें पढ़े होंगे कि जो ऊर्जा जो निकलती है, यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का जो हानि होगा वो किस रूप में होगा, फोटोन के रूप में, यानी कि एच न्यू के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या पढ़े होंगे, बी, E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो ये क्वेश्चन हम आपको एटम एंड न्यूक्लियस में पढ़ाए। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन है आपका, नाभिकीय संलयन, न कि नाभिकीय विखंडन। याद है, हाइड्रोजन परमाणु पढ़ाए उसका भी नाभिकीय संलयन, और एटम बम पढ़ाएंगे उसका नाभिकीय विखंडन। 27 हो गया। 28, आद्र आयु काल टी हाफ और क्षय नियतांक में क्या संबंध है। अभी तो पढ़ाए थे टी हाफ जो होते हैं, क्षय नियतांक को याद करिए किस तरह नोट करते हैं हम लोग। देखिए मस्त क्वेश्चन है, टी हाफ और क्षय नियतांक को किसे नोट करते हैं, लेमडा। तो टी हाफ बराबर था 0.693 बटे लेमडा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अल्फा कण के लिए सत्य है। तो अल्फा कण किससे रिलेट करता है, तो हीलियम नाभिक से रिलेट करता है, बीटा इलेक्ट्रॉन से करता है, और गामा क्या है, तो एक फोटोन है। तो आपका अल्फा कण के लिए पूछा तो कौन नाभिक हो जाएगा, हीलियम नाभिक। कौन नाभिक हो जाएगा, हीलियम नाभिक अल्फा कण के लिए। क्षय नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्षय नियतांक मतलब लेमडा का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं, बहुत फंसाने वाले हैं। तो याद करिए टी हाफ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 0.693 बटे लेमडा। अगर आप लेमडा निकालना चाहेंगे तो होगा 0.693 बटे टी हाफ। देखिए इसका पूछा है सही मात्रक, तो इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है 1 बाई, और टाइम का सही मात्रक सेकेंड यानी पर सेकेंड, और आप पढ़े होंगे पर सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है, बच्चे मार के आ जाते हैं प्रति मिनट, जबकि याद रखिएगा पर सेकेंड नहीं है तो पर सेकेंड को दूसरा आप लोग हर्ट से डिनोट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग को पढ़ाए होंगे हम क्लास में। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस भी बड़े मजेदार हैं, क्लास में कराया गया है। निम्न में से किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। अगर परमाणु संख्या, देखिए बीटा क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आपको फंसा देगा बीटा पॉजिटिव देकर बीटा नेगेटिव देके। तो याद रखिएगा अगर परमाणु संख्या बढ़ जा रही है तो बाबू बीटा नेगेटिव, और बीटा डी पॉजिटिव कब होगा, जब परमाणु संख्या घट जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31, 32 पूछ रहा है कि निम्न में से किस क्षय में परमाणु संख्या समान रहती है। तो बाबू परमाणु संख्या समान रहती है जब गामा डीके होता है। गामा डीके में तो परमाणु संख्या घटती बढ़ती है, ना द्रव्यमान संख्या घटती बढ़ती है, जबकि अल्फा में होती है, बीटा में होती है कि नहीं। गामा में कुछ नहीं होता क्योंकि यहां से एनर्जी निकलती है। 32 हो गया। 33, जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। तो जीवाश्म की आयु के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग लगाते हैं, ये आप लोग पढ़ते आए हैं, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे लिखा, हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत बोर के परमाणु मॉडल में निहित है के विरुद्ध है से प्राप्त हो सकता है, नन। तो बाबू आप लोग पढ़े होंगे कि बोर ने हाइड्रोजन की अनिश्चितता का सिद्धांत के लिए ये मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, यानी क्या है, उसके विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। आपको कई बार बोले, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हीलियम की तुलना हम आपको किससे करवाए थे, याद करो, जब भी हीलियम आए तो अब किसके साथ चल जाइएगा, अल्फा कण के साथ हीलियम। अब इलेक्ट्रॉन आए बीटा के साथ। ठीक है, 35, 36
किसी द्रव के दो समस्थानिक के नाभिक में अवश्य होते हैं। तो बाबू समस्थानिक, याद करो हम समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक पढ़े हैं। समस्थानिक उसी को कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो, यानी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। ऑप्शन नंबर बी। 37, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 × 10⁻³ है तो इसकी अद्रायु काल क्या होगी। तो जरा सा समझिएगा कि क्या दिया है आपको, क्षय स्थिरांक, यानी कि क्षय स्थिरांक यानी लैम्डा दे रखा है आपको 5.3 × 10⁻³ आपको पूछ लिया है टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बटे लैम्डा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 0.693 बटे लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 5.3 × 10⁻³ इसको उड़ाइएगा नीचे कितना आ जाएगा 1000, इसको उड़ाइएगा ऊपर कितना आ जाएगा 100। अब ध्यान देखिए ये 1000 ये 10⁻³ कहानी खत्म हो गया, यानी रिजल्ट हो जाएगा 6930 अब बटे 53। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आएगा 130.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यही लगभग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर लिखा है कि यदि N0 5 वर्ष की अद्रायु अवधि वाले पदार्थ का मूल द्रव्यमान है तो 15 वर्ष बाद शेष बचे पदार्थ की मात्रा क्या होगी। देखिए बाबू, इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाएगा तो थोड़ी सी मजेदार हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि N0 5 वर्ष की अद्रायु मतलब हाफ लाइफ टाइम वाले पदार्थ का मूल द्रव्यमान है तो 15 वर्ष बाद कितना बच जाएगा। तो सबसे पहले इस केस में याद करो हमको निकालना होगा n। n का फॉर्मूला होता है t अभी है और जितना साल बाद पूछा है, और यहाँ पे होता है t आपका अद्रायु, t हाफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, t मतलब कितना साल बाद पूछा है 15 और t हाफ हो गया कितना साल में 5 साल में, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो आपको पूछा है कितना बचेगा n, याद करो आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे n बराबर N0 और अद्रायु काल के लिए तो 1/2 पावर कितना होता है n। तो बाबू N0 और 1/2 और n की जगह 3 रख देंगे, यानी N0 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 यानी N0/8 हो जाएगा। अब बचेगा 15 साल बाद ये। ठीक है, उम्मीद करें। चलिए नेक्स्ट, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो याद करिए बंधन ऊर्जा जो आप लोग पढ़े होंगे, तो बंधन ऊर्जा को डिनोट करते हैं बाबू, याद करो बंधन ऊर्जा को पढ़े होंगे E बराबर डेल्टा M यानी द्रव्यमान क्षति बटे c²। और द्रव्यमान क्षति पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, याद करो Z यानी कि परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, और इसको गुना किए होंगे मास ऑफ प्रोटॉन, और प्लस किए होंगे न्यूट्रॉन की संख्या A - Z, ये न्यूट्रॉन की संख्या, और ये गुना होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यानी कि आप द्रव्यमान क्षति पढ़े थे कि जितने भी नाभिक में कण है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का द्रव्यमान माइनस पूरे नाभिक का द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पढ़े थे आप डेल्टा M, और इसी में गुना कर दिया है किससे, c² से। यानी कि आपका ऑप्शन देखिए यहाँ प्लस वाला चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद करो हम लोग द्रव्यमान क्षति डेल्टा M पढ़े थे। द्रव्यमान क्षति क्या कहता है कि नाभिक का अवयवों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक के अवयव में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं Z, और इसमें Z का प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, और न्यूट्रॉन A - Z, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, यानी अवयव का द्रव्यमान माइनस पूरा नाभिक का द्रव्यमान, और ये c² था तो c² लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 40 नंबर लिखा है, जब ये क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार है, लिखा है जब 7n14 पर अल्फा कण की बमबारी की जाती है। तो आप पढ़े होंगे अल्फा कण का जो परमाणु संख्या होता है 2, द्रव्यमान संख्या होता है 4, यानी हीलियम के जैसा ये काम करता है। किसके जैसा काम करता है, हीलियम के जैसा, याद करो पढ़ाए हैं। तो पूछ रहा है परिणामी जो निकल रहा है इसका, वो निकल रहा है O817। तो पूछ रहा है कि क्या कण उत्सर्जित होगा, तो फिर हम लोग बैलेंस कर लेंगे। मान लो कि X उत्सर्जित हुआ, तो जरा सा नीचे देखिए 7 और 2 9 है, जबकि यहाँ 8 ही है, यानी 1 की जरूरत पड़ेगी। ऊपर में 14 और 4 18 है, जबकि यहाँ 17 है, यानी 1 की जरूरत पड़ेगी। 1/1 को हम प्रोटॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बताइएगा ये 40 ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, और किस यूनिट का आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं बताइएगा, उस यूनिट का लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।